अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम सलाम। अस्सलाम मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, असल में बात यह है कि आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा मसरूफ दिन है। जी जी। चूँकि तैयारी हो रही है, तो बस जो आपने धरना देना है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। मगर चूँकि ये जो शो है हस्बे हाल, जी जी। आप लोगों का ये जो इसके साथ मेरी ज़ाती वाबस्तगी है शुक्रिया सर। और ज़ाती पसंदीदगी है। मेहरबानी। और मैं इसलिए आपके बुलाने पे फौरन सारा कुछ छोड़ के तो चला आया। आपकी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मगर इधर आके तो अब मुझे टेंशन लगी हुई है कि वो जो मैंने हलवे की देग चढ़ाई हुई थी उसके नीचे में आंचल की करके आया हूँ। परेशानी वाली बात तो है मौलाना साहब। नहीं फरीद, परेशानी भी कोई ऐसी खास नहीं है, चूँकि इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। 15 मई को हम लोग सड़कों में निकलेंगे और ये बताएंगे कि हमारी आवाम जो है वो इस बलवे वाली पार्टी के साथ है या हलवे वाली पार्टी के साथ। मौलाना साहब, ऐसे तो सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। आप भी सड़कों पर, इमरान खान भी लोगों को कहते हैं कि सड़कों पर निकलें, इससे तो इंतशार और फैलेगा। देखिए, इस क्रिकेट वाले लड़के को, इमरान खान सर। उसी को इसको शर्म आनी चाहिए लोगों से ये कहते हुए कि सड़कों में निकले। इसको मालूम नहीं है कि सड़कें तो नवाज शरीफ ने बनाई हुई है, शहबाज शरीफ ने बनाई हुई है। ये शरीफ बरादरान की सड़कों के ऊपर लोगों को कहते हैं पहले अपनी सड़कें बनाओ फिर उसके ऊपर निकलो। लेकिन मौलाना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कौन से अपने पैसों से सड़कें बनाई हैं? उन्होंने तो कौमी खजाने से सड़कें बनाई। भाई 4 साल हुकूमत का खजाना इस क्रिकेट वाले लड़के के पास भी तो रहा है। इसने कौन सी गली नंबर 16 बनाई है? एक ईंट नहीं लगाई इस शर्मपसंद इंसान ने। देखे, बात यह है कि पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है, फिर इस तरह की बातें होती है। जी। इसने 4 साल में क्या बनाया? सिर्फ उस्मान बुजदार बनाया। और किस मुंह से ये कहता है कि हमने बड़ी कौम की खिदमत की है? इसने तो कौम को मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया। नवाज शरीफ के बनाई हुई तो सड़कें और अदारे और हॉस्पिटल और कॉलेजेस आज भी अल्लाह के फजल से उनकी दयालतदारी और उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। जी हमेशा। और इसने जो उस्मान बुजदार बनाया है वो वापस तौसे में बैठ के चौसे चूस रहा है। मौलाना साहब, लेकिन वो उस्मान बुजदार को वसीम अकरम प्लस कहते रहे इमरान खान साहब। यार, यही तो मैं लोगों में हैरान हूँ कि लोग किस तरह उसकी बात में यकीन करते हैं। देखे कि सुस्त आदमी को वसीम अकरम कह दिया। वसीम अकरम तो सारी जिंदगी से लोगों की खिदमत कर रहा है। पहले उसने मुल्क का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से। अब भी वो लोगों की खिदमत कर रहा है। बेचारा टीवी पे बैठ के लोगों के कपड़े धो रहा है। आज भी देखे ना, लोग उससे कितना प्यार करते हैं। वॉशिंग पाउडर वाले उसको अपना मॉडल बनाते हैं और वो टेलीविजन के ऊपर बैठ के लोगों के कपड़े धो के दिखाता है। पहले उसके ऊपर नियारी फेंकता है फिर धोता है, हलीम फेंकता है फिर धोता है, कोरमा फेंकता है फिर धोता है। और मुझे वो अच्छा इसलिए लगता है कि उसने हलवा कभी नहीं फेंका, क्योंकि उस जवान मर्द को पता है कि हलवा दागदार नहीं होता। लेकिन मौलाना साहब, आप जिस वसीम अकरम की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने तो खुद इमरान खान साहब की तारीफ की है, उनके साथ इजहार यकजहती किया। कब? हाँ जी, वसीम अकरम ने कहा है इमरान खान साहब लाखों लोग आपके पीछे हैं।
तो उसके कहने का क्या फायदा, बेवकूफ आदमी है वो। जो आदमी अच्छे वाले कपड़े पे सालन गिरा देता है उसे कितनी अकल हो सकती है। और फिर सालन गिरा के तुम धो लो, पहले उसको करव्याल में से काट के आधा एक वॉशिंग पाउडर से धोते हैं, आधा दूसरे वॉशिंग पाउडर से धोते हैं। भाई जब तुम्हें पता है कि ये वाला अच्छा है तो सारा कपड़ा उसी से धो लो। मौलाना साहब छोड़े वॉशिंग पाउडर को, वसीम अकरम को, वसीम अकरम प्लस को, ये बताएं कि आपके एहतजाज की तैयारियां क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्लाह ताला के फजल व करम से लाखों नहीं करोड़ों लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। करोड़ों लोग सर? चूंकि उन्होंने देख लिया है कि ये वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन है। ये शरपसंद अनासर जो है इन्होंने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी करवाई है। इन्होंने हमारी मुल्क की फौज को हाथ डाला है। इन्होंने कोर कमांडर हाउस को जलाया है, तोड़ फोड़ की है। इन्होंने फौज की अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। इन्होंने हमारी आवाम की अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। और ये नहीं जानते कि जब आवाम शरपसंद अनासर के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि प्लेट में हलवा कितना रह गया। वो बेशक हलवे से भरी हो, वो छोड़ के तो उठ खड़े होते हैं। इसलिए आवाम को ललकारा न जाए। हम इंशाल्लाह ये कह चुके हैं कि हम 15 मई को कोर्ट के सामने धरना देंगे और डंडे का जवाब डंडे से मिलेगा, मुखे का जवाब मुखे से मिलेगा, यानी पत्थर का जवाब पत्थर से मिलेगा। बहुत अच्छे। और ये इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो वो बैत की छोटी छोटी सोटियां लेके निकलते हैं। जी जी। हमारे पास बांस के वो डंडे हैं कि 2 जोड़ के आप 3 मंजिला इमारत के लिए सीढ़ी बना सकते हैं। मौलाना साहब डंडे का जवाब डंडे से, मुक्के का जवाब मुक्के से देने से तो मामला हाथ से निकल जाएगा, बातचीत नहीं हो सकती। आपका क्या ख्याल है, जिसको मुक्का मारे वो आगे से थैंक यू कहे, ये जिसको ये डंडा मारे वो क्या कहे शुक्रिया। हमने अपने कारकुनाल को कह दिया है कि डंडे पकड़ के तो बाहर निकले। अगर इन लोगों ने कोई शरपसंदी करने की कोशिश की तो अब फिर कह रहे हैं डंडे का जवाब डंडे से मिलेगा। हमने अपने कारकुनों से कहा है कि महीने 1.5 का राशन साथ लेके आए, अपना रोजमर्रा का सामान साथ लेके आए। ये ना हो कि कोई उधर बैठ के कहे कि मैं चार्जर घर भूल आया हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। और आप देखिएगा कि लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद में कराची का मंजर देखेंगे। कराची का मंजर क्या मतलब मौलाना साहब? भाई देखो बात ये है कि समंदर सिर्फ पानी का नहीं होता, समंदर अवाम का भी हो सकता है। इसलिए अवाम का समंदर जब इस्लामाबाद में नजर आएगा तो लोग उसमें से कई ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम तो जहाज में भी नहीं बैठे तो कराची कैसे आ गया। लेकिन मौलाना साहब जरा ऑपोजिशन को भी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। आपने भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ जी। देखो बीबी बात यह है कि जिस तरह इन्होंने सरकारी तनसीबात के ऊपर हमला किया है जी हमें तो शदीद गुस्सा था। अल्लाह का शुक्र करे कि हम किसी का सवाल का जवाब मुंह से देते हैं, जुबान से देते हैं। हमें तो जितना गुस्सा है, कोई सवाल करता है तो जी चाहता है आगे से फ्लाइंग किक मार के जवाब दे। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये जो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी होता है उसे फ्लाइंग किक सूट नहीं करता। मौलाना साहब आप इमरान खान को नहीं मानते, इमरान खान आपको नहीं मानते, और तो और आपने ये बयान दे दिया कि इमरान खान मुल्की सियासत में गैर जरूरी अंसर है। यानी अगर शिकस्त देनी है इमरान खान को तो इंतखाबात के जरिए दें, अवाम के वोटों को फैसला कर लेने दें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन जरूरी है और कौन गैर जरूरी। बिल्कुल जी भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब बात ये है
कि जो मुल्क होते हैं ना, जी जी उनके लिए कवानीन वज़ा किए जाते हैं। वो किसी आइन, किसी पॉलिसी, किसी कानून के तहत चलते हैं। जी फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चलते। और वो फर्द वाहिद जिसको अपनी होश नहीं है, आप ये देखिए कि ये तो नहीं हो सकता कि जब मर्जी असम्बलियाँ तोड़ के तो एक शख्स कहना शुरू कर दे कि चले फिर से आप इंतखाबात करवाएं। इनकी इन हरकत से पता चलता है कि ये मुल्क के अंदर शर फैलाना चाहते हैं। मगर मौलाना साहब, इमरान खान का इंतखाबात कराने का मुतालबा कोई गैर आईनी तो नहीं है? इस तरह के लड़के बाद में कह रहे होते हैं कि मेरा ड्रामे में हीरो का पार्ट बनता था, विलन का नहीं था बनता। मौलाना साहब, भाई हम भी आइन और कानून की बात ही कर रहे हैं। हम भी इलेक्शन चाहते हैं, जरूर हो गया इलेक्शन, मगर उससे पहले जो इन्होंने सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है, जो इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उसकी सजा इनको मिलेगी। बिल्कुल। और फिर इलेक्शन हम ही करवाना चाहते हैं, बल्कि हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। ये मुल्क बार बार इलेक्शन सजाने का मुतामल नहीं है। हाँ जी। इनको क्यों इस बात में एतराज है? जब गंदम की कटाई इकट्ठी हो सकती है तो इलेक्शन क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? जब मैट्रिक के पेपर सारे मुल्क में इकट्ठे हो सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? जब ईद सारी मुल्क के अंदर इकट्ठी हो सकती है तो इलेक्शन क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? जब रोजे इकट्ठे सारे मुल्क में आते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? मगर मौलाना साहब, इन सारी चीजों का एक दिन हो जाने से इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? ऐसे लड़के घर से निकलते हुए बेगम से कह रहे होते हैं, बच्चों को खुद ही ले आना, मैंने आज जुलूस में पकड़े जाना है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। 50 किलो का आटे का थैला एक टाइम में खत्म करते हैं और लड़की का वेट 47 डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, डिमांड तो आखिर उन्होंने कर ही दी, लेकिन इन तमाम चीजों से पहले ये चीज भी सामने रखनी चाहिए कि आपकी अपनी शख्सियत कैसी है। वेलकम बैक खवातीन और हजरात। नाजरीन, अच्छे रिश्ते की तलाश हर घर का मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख नौजवान शादी के मुंतजिर हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मैरिज ब्यूरो चलाने वाले अख्तर साहब और शादी के ख्वाहिशमंद चंद नौजवान। भाई ये तनासुब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। क्यों? चूंकि ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई हैं। जो भी मेरे मैरिज ब्यूरो में आता है रिश्ते की डिमांड करने के लिए, तो उसने डिमांड्स का इतना बड़ा टोकरा उठाया होता है कि आप सोच नहीं सकते। और उस शख्स ने भी ख्वाहिशात का टोकरा उठाया होता है जो बेचारा अमरूदों वाला टोकरा उठाने के काबिल नहीं। अब कहां से इनकी ख्वाहिशात पूरी की जाए? भाई कोई मिलती जुलती बात की जाए तो बंदे को समझ भी आती है। बिल्कुल। अब ख्वाहिशात ऐसी बता रहे होते हैं कि इंसान खुद हैरान हो जाता है कि भाई ये ख्वाहिशात तुम्हारी कोई क्यों पूरी करेगा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ख्वाहिशात तो वाकई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, यानी डिमांड्स ऐसी हो गई हैं कि पूरी करना मुमकिन नहीं है। और लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। और नहीं जी नहीं, मेरी तो इतनी बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ एक ही डिमांड है कि लड़की स्लिम स्मार्ट होनी चाहिए। क्यों जी? अब आप ये देखिए कि स्लिम स्मार्ट की डिमांड कौन कर रहा है। और आप हैरान होंगे फरीद मियाँ कि जब मौसूफ पहली दफा मेरे मैरिज ब्यूरो में आए तो मैंने कहा, भाई आप क्या चाहते हैं, कैसा रिश्ता चाहते हैं, कैसी लड़की को चाहते हैं? तो शर्माने लगे और जेब से मोबाइल निकाल के तो यूट्यूब निकाल के तो एक गाना लगा दिया। अच्छा। जी हाँ, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। और खुद ऐसे गर्दन अंदर को कर रहे हैं। और मैंने कहा, वे सुसरे कुछ अक्कल को हाथ मारो। यानी लक 28 कुड़ी दा। अरे भाई खुद देखो
सारा शहर फिर लो तो किसी दुकान से तुम्हारे कमर की पेंट नहीं दस्तयाब हो सकती। और तुम कह रहे हो कि लक 28 कुड़ीदा। डिमांड तो कर दी ना उन्होंने। अब यानी देखिए कि खुद अपना लक चेक करें इसका कि लक जो है वो चक 67 जनूबी जितना है और डिमांड है कि लक 28 कुड़ीदा, यानी 50 किलो का आटे का थैला एक टाइम में खत्म करते हैं और लड़की का वेट 47 डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, डिमांड तो खैर उन्होंने कर ही दी, लेकिन इन तमाम चीजों से पहले ये चीज भी सामने रखनी चाहिए कि आपकी अपनी शख्सियत कैसी है। उसके मुताबिक 19-20 तो हो सकता है, 10-20 का फर्क नहीं हो सकता। जी जी, यानी जोड़ा जा रहा हो तो पता तो चले कि भाई वाकई जोड़ा है, यही जोड़ा बनता था। मौसूफ तो जंजीर पकड़ के भैंस लेके जा रहे हो तो इनके हाथ में वो बकरी लग रही होती है। भाईजान रिश्ता बेशक ना करवाए, मेरे हुस्न को डैमेज मत करें। क्यों जी? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? आपकी क्या डिमांड्स जी हैं? नाम मेरा मून है जी, डिमांड मेरी कोई नहीं है फरीद साहब। अच्छा। असल में अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरले की कोठी है जी, 3 मंजिला और एक दुकान है और लाख की 2 कमेटियां डाली हुई। मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि लड़की का कद जो है वो 6 फुट होना चाहिए। ये डिमांड नहीं तो और क्या है, यानी कि आपका कद जितना है आपको 6 फुट की लड़की चाहिए। यानी अगर तार पे कपड़े डाले तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे रस्सी कूद रहे हैं, आप रस्सी फलांग रहे हैं। क्या कह रहा भाई वो? ठीक कह रहे हैं ना आप, माशाल्लाह फ्यूज बल्ब बदलने जोगे नहीं है और आप डिमांड कर रहे हैं 6 फुट की लड़की। खुदा के वास्ते आपकी क्या मर्जी क्या है? क्या आप सारी जिंदगी सर उठा के जीना चाहते हैं? जिंदगी का तो मजा है वो है कि सर उठा के जियो। ओ भाई 6 फुट की लड़की शादी करनी उससे ही, उसे पैंटी खानी है। अपने हदूद में रह, मैं तुझे बता दूं। सही कह रहे हैं यार। अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता है, खुद आप नहीं देखते कि मैं क्या हूं। डिमांड्स आपने ऐसे रखनी है कि जैसे ताजमहल। बिल्कुल सर, और कितने दुख की बात है कि जब लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाते तो लगता है जैसे कोई जानवर देखने के लिए जा रहे हैं। चल के दिखाओ, खा के दिखाओ, बोल के दिखाओ कि कहीं हकलाती तो नहीं है। और इसके साथ सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं कि एक बार लड़की को देखने गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए और उसके बाद साफ इनकार कर देते हैं कि हमें तो लड़की पसंद ही नहीं है। अब पेरेंट्स के लिए कितने दुख की बात होती है ये सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और उसी के साथ साथ दिमाग में कैलकुलेटर भी चला रहे होते हैं कि मैट्रिक किस सन में किया, इंटर किस सन में किया, और इस बातों को पूछने के बाद वो अपने दिमाग में तयन कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि लड़की की उम्र क्या है, क्योंकि डिमांड में एक डिमांड ये भी है कि लड़की 18 साल की होनी चाहिए। बिल्कुल सर। यहाँ एक दफा एक साहब मेरे साथ गए बच्ची देखने के लिए, तो लड़की जो थी उसको कह रही कि बेटे आपने मैट्रिक किस सन में किया था? उसने कहा आपने बहू बनाना है या मुझे कॉलेज में दाखिल करवाना है? बच्चियां बेचारी भी अब उकता चुकी हैं इतने सवालात के जवाबात दे दे के, और ऐसे ऐसे अजीब सवाल झट से कर देते हैं कि साथ गए हुए बंदे को भी शर्मिंदगी होने लगती है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? क्या डिमांड्स हैं आपके रिश्ते के लिए? फरीद साहब, सबसे पहले तो इन्होंने फीस ली हुई है, इनका ऑफिस है कि फीस इतनी दें तो हम आपका रिश्ता करवा देते हैं। इनकी ड्यूटी है कि हमारा रिश्ता करवाएं रिश्ता। लेकिन देखें, मेरी डिमांड भी कोई ऐसी कोई डिफरेंट नहीं है, कोई मेरी अछूती डिमांड नहीं है, कोई भटके डिमांड नहीं है। अच्छा। मैं चाहता हूँ फरीद साहब के कोई मुझे फैमिली ऐसी मिले जो कनाडा हो, जर्मनी में हो, यूरोप में यूरोप के किसी मुल्क में भी हो। यानी ये अछूती डिमांड नहीं है। एक्चुअली मैं बाहर सेटल होना चाहता हूँ। अच्छा, यानी कि लड़की आपसे शादी करे और आपको रुखसत करवा के बैरून मुल्क ले जाके सेटल करवा दे। एब्सोल्युटली राइट। अब आप देखिए जरा कि ये अछूती डिमांड नहीं है और मैंने पैसे लिए हुए और मैं इनकी ये डिमांड पूरी नहीं कर रहा। उस शख्स को वो बच्ची जाके बाहर सेटल करवा दे जो मुगलपुरे में भी फिरता हुआ जरा ओपरा ओपरा लगता है। ये बात ना करें आप, मैंने इंग्लिश फिल्में देखी हुई हैं, अंग्रेजों के मुल्कों में मुझसे ज्यादा मध्यम लोग वहां घूमते मुझे नजर आते हैं। ओ भाई, बात मध्यम या रोशन की नहीं है, बात तो ये है कि आपकी अपनी हैसियत के मुताबिक डिमांड होनी चाहिए। यहाँ मौसूफ एक हाई स्कूल के अंदर मौसीकी के टीचर हैं। अच्छा। भाई अब जो आप बाहर जाना चाहते हैं या
आप किसी अपनी फैमिली में अगर ऐसा कोई रिश्ता मौजूद है तो वो तो आपको ले जाएंगे बाहर। अब बाहर जो पढ़े हुए बच्चे हैं या बच्ची जो बाहर पढ़ी लिखी है, उसके पास अगर नेशनैलिटी है उधर की, तो ऑब्वियसली उसने वहां से ही कोई ग्रेजुएशन या मास्टर्स वगैरह किया होगा। बिल्कुल। उस बच्ची को मैं कहाँ जाके एक मौसीकी के टीचर के मत्थे लगवा दूं? भाई डिमांड जरूर करें, ख्वाहिश जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो जमीनी हकायक पर मबनी भी होनी चाहिए। ये बात है। नौजवान, तुम्हारी क्या डिमांड है? देखिए जी, मैं बाहर सेटल नहीं होना चाहता। मैंने मास्टर्स किया हुआ, फारग हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसी फैमिली मिल जाए जो मुझे यहीं सेटल करवा दे, कोई अच्छा बिजनेस करवा दे, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। क्यों जी? अब ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी फैलती जा रही है। ये भी डिमांड है। जी हाँ, कि जो लोग फारिग हैं, जो बेचारे नौकरी नहीं कोई ले पा रहे, या जो इतना पैसा नहीं रखते कि कोई बिजनेस खुद शुरू कर दें, अब उनका इंतजार या उनकी नजर लड़की वाले घर पे है कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो या तो कहीं नौकरी लगवा दे, तो या कहीं छोटा मोटा बिजनेस करवा दे। फरीद साहब, मेरा दिल कहता है कि एक रोज सड़क पर किसी लड़की की गाड़ी पंचर होगी अच्छा। और वो टायर बदलने के लिए नीचे उतरेगी। अच्छा। और मैं जाके कहूंगा कि आप टायर मत बदलें, आपके हाथ मैले हो जाएंगे। मैं बदलूंगा आपका टायर। और फरीद साहब, वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। वाह। टायर बदल दिया, गाड़ी चलेगी, फिर मिले, फिर, और एंड हमारी स्टोरी का ये होगा कि दोनों हाथ पकड़कर बाग में दौड़ रहे हैं और गाना ऊपर ओवरलैप हो रहा है। प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल। वाह 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 वाह। आप जरा ये गौर कीजिए फरीद भाई कि मौसूफ एक स्कूल के अंदर मौसीकी के टीचर हैं और ख्यालात जो हैं वो फिल्म स्टार नदीम वाले हैं। तो यार, ख्यालात की दुनिया से बाहर आओ, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हाँ, आपको तो चने का पुलाव मिल जाए वो भी बहुत है। और अख्तर साहब, इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग इन लोगों से भारी भरकम फीस लेते हैं, इनको ख्यालात की दुनिया में लेके जाते हैं, इनकी डिमांड सुनते हैं, इनको आश्रय पर रखते हैं और कहते हैं कि हम आपका रिश्ता करवा देंगे। भाई बात ये है, देखिए, अगर कोई ग्राहक आया है तो आप उसे मायूस तो नहीं कर सकते। अब अगर कोई कहता है कि मुझे लंबी चौड़ी 6 फुट लड़की चाहिए, देखिए ना अभी तक वही फंसे हुए हैं। अगर वो कोई कहता है तो अब 6 फुट की लड़कियां फिर तो रही हैं ना, हम तो वही दिखा देते हैं। अब 6 फुट लड़की वालों के घर वाले अगर मौसूफ को देख के दरवाजा खोल के इनको दरवाजे के अंदर खड़ा करके तो एक किक मार देते हैं, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना भाई। वो तू बता ना भाई उसको, इसकी लाख लाख की 2 कमेटियां डली हुई है। ओ भाई, ये बता भी दें तो 6 फुट वाली नहीं मानेगी। चलो भाई, कोई सिम स्मार्ट तो देखो। ओ भाई, मेरी कोई डिमांड नहीं, मुझे बस यहाँ पे सेटल करवा दो बस। लो भाई। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपकी तो मुखबरियों के हम मुंतजर रहते हैं, आज क्या मुखबरी लेकर आए हैं आप? हैं? यार, मुखबरियां तो बड़ी सेंसिटिव हैं। अल्लाह खैर करेगी। तुम्हारी मेहरबानी है, मेरा ना बीच में जिक्र आए। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। कोई ये हो जिया यार आवे, ओए कोई ये हो जिया यार आवे, जेदे चंद लफ्ज़ा नाल गल अंदर दी बार आवे। यार, बड़ा माइया निकाल के लाए हो। पर जनाब की दसी हालात ही कुछ हो जे हो गए, कुछ समझ नहीं आउंदी कि की होंदे आए थे। हाँ जी। यार, मेरी बात सुनो। चाचा जी, आप लोग अगर इसी तरह शोर मचाते रहे और ऊंची आवाज में ही बोलते रहे तो फिर मेरा ख्याल है महल्लेदार जल्दी आपसे परेशान हो जाए। देखो, हमें तो ये कहा गया था कि यहाँ पे जब आपने शो करना है तो बिल्कुल एक गुफ्तगू की तरह करना है, शोर शराबा नहीं होना। तो ये जो भाई साहब हैं ये तो उसी तरह ही कर रहे हैं। आप लोग जरा शरारती हैं, आपकी आवाज बहुत ऊंची चली जाती है। ओ जी, ये भाई साहब नहीं है, फरीद साहब है। हो, मेरे तो भाई साहब ही है ना। इन्होंने तो आगे पहली दफा हमसे बात की थी। अच्छा, इनको समझा देंगे, ये आइंदा शोर नहीं करेंगे। आपकी तो मुखबरियों के हम मुंतजर रहते हैं, आज क्या मुखबरी लेकर आए हैं आप? हैं?
यार मुखबरियां तो बड़ी सेंसिटिव हैं। अल्लाह खैर करे जी। तुम्हारी मेहरबानी है मेरा ना बीच में जिक्र आए। बिल्कुल ध्यान रखें, कोई जिक्र नहीं आएगा। मुखबरी इस तरह किया कि मुखबर खुद भी बेचारा पसीनों पसीनी हुआ है। हाँ, और मुखबर खुद कोई और दूसरा मुखबर ढूंढता फिरता है जो उसको मुखबरी दे दे। आजकल की जो सूरत हाल है उसके अंदर मुखबर की तो ऐसी हालत होनी ही चाहिए। मुखबर कहता है कि चाचा CID ये तो जरा देखो कि जब इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में तारीख के लिए आए हैं जमानत के लिए, कहता मैंने अपनी आंखों से देखा है जब वो सिविल लाइन से निकले हैं तो उस वक्त वो बख्तरबंद गाड़ी थी पुलिस की जिसमें वो बैठे हुए थे जी। वो गाड़ी कहता है जरा आहिस्ता चलती है तो मैंने सोचा रास्ते में जरा अमरूद लेके कटवा के ऊपर काला नमक डाल के खा लूं। अच्छा। मैं अमरूद खाने बैठ गया हूँ। जब मैं उधर पहुंचा हूं कि इमरान खान साहब कोर्ट पहुंचे तो मैं उनका इस्तकबाल करूं तो वो उधर मर्सिडीज गाड़ी में आए हैं। मुखबर कहता है कि अमरूदों की वजह से यही नहीं समझ आ रही कि उधर से वो बख्तरबंद गाड़ी पे चढ़े हैं, कोर्ट में मर्सिडीज में उतरे हैं, ये रास्ते में गड्डी कहाँ बदली गई है। सवाल तो बनता है। सवाल भी बनता है और टेंशन भी बनती है। नहीं, वैसे टेंशन तो नहीं इतनी बनती है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अरे बात तो तुम्हारी ठीक है मगर मुखबर मेरा बड़ा परेशान है। वो कहता है कि हजूर ये गड्डी किसी बड़ी अहम जगह पे ही बदली गई है। एक और मुखबरी सुन लो। ये जो हुकूमत है आजकल नून लीग वालों की, इसमें बड़े बड़े जो वफाकी वज़रा है ना, बड़े नन्हे खां पॉपुलर वफाकी वज़रा, वो सारे भी इस बात पे हरियान हैं कि एक जूनियर से नून लीग जो मुआवने खसूसी बने हुए हैं आजकल, उनका प्रोटोकॉल क्यों सारी कैबिनेट से ज्यादा तगड़ा है। बाकी सारे कहते हैं हम एक दो गड्डियां लेकर फिर रहे होते हैं, उस बंदे के साथ रेंजर भी होती है, पुलिस भी होती है, 5-6 गड्डियां उसके आगे पीछे होती हैं, खुद वो मर्सिडीज में बैठा होता है। ये चक्कर क्या है, इसके पीछे कौन सी ताकत है जो इसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कोई नजरे करम होगी उसके ऊपर। ओ मैं क्या यार, मैनू की पता है, मैं दिता है उन्हें प्रोटोकॉल। मगर कहते हैं कि फिर तुम्हें चाचा CID क्यों कहते हैं, पता करो इसका। और मैंने कहा यार चौधरी इलमदीन के पास तो इतना कोई इल्म है कि ये बंदा वजीर आजम का पहले अपना जाती मुलाजम भी रहा हुआ है, इसलिए शायद उसकी कुर्बत ज्यादा हो गई है और उसको मोहब्बत में प्रोटोकॉल ज्यादा, दिस एंड दैट। मोहब्बत का तकाजा लगता है, मामला लगता है, और कोई बात नहीं है। इस मुल्क को मोहब्बत ही ले डूबी है। इल्मदीन साहब तुझे पीछे नहीं देखा, कोई खलोता ही रहोगे यार बंदा ये सियाना है, मुंह से नहीं लगता वैसे सियाना है। नहीं, सारे दानिश्वर है वैसे ये सारे दानिशवर है। सारे दानिश्वर है। वाह वाह वाह। वैसे अल्लाह का ये शुक्र है कि तुम दानिशवर सारे वो ढूंढ के लाए हो जो मुंह से बेवकूफ लगे। इससे जरा सेफ्टी हो जाती है ना। थोड़े सस्ते हैं, अतवार बाजार से लाए हैं। लाट के सौदा और यार हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि बैंक से अगर पैसे लेके आओ तो तुम्हारे मुंह से नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारी जेब में पैसे हैं। दानिशवर के मुंह से नहीं पता चलना चाहिए कि ये इसके अंदर इतनी दानिश है। इसलिए माशाल्लाह सारे बेवकूफ लग रहे हैं आप। चाचा जी ये दानिश्वर तो ऐसा, इसको झाड़े, इसमें से दानिश के अलावा मिट्टी घटा भी निकलता है। जाहिर है दानिश उसके ज़हन में है, मिट्टी कटा मैदे में होगा। अच्छा जी एक और बात सुने, बताइए जनाब। ये जो पकड़ दकड़ हुई है ना, ये जो सरकारी तनसीबात पे हमलावर बरसात जना उसमें भन तोड़ हुई है, वो जिस बंदे को पकड़ा है ना, मुखबर मेरा कहता है कि चाचा CID
सरकारी अफसरान ये कहते हुए सुने गए हैं कि जिसकी भी सिफारिश आती है, जो भी हमसे राब्ता करता है, यही कहता है कि यार बच्चा था, इसको नहीं पता चला, इसे इतनी अकल नहीं है, इसको छोड़ दे। कहता है अफसर अगो कहते ने जे बाला ने बेड़ा गर्क कर छड़िया तो सियाने जिदन निकले उदन की होएगा। मुखबर कहता है कि एक बुजुर्ग सियासतदान के गिरफ्तार होने पे एक सिफारिश आई है तगड़ी, और वो कहते हैं कि हजूर ये बुजुर्ग हैं, इन्हें छोड़ दें, ये जेल में नहीं बेचारे रह सकते। अच्छा। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया वो बड़ा मजेदार है। वो कहते हैं जी बुजुर्ग अगर जुलूस लीड करने जोगे हैं तो फिर जेल में बैठने जोगे भी हैं। बड़ी दिलचस्प मुखबरी है ये। छा गए जिए भुट्टो। ओए मुखबरी किसी और पार्टी दी है तू जिए भुट्टो। ओए इनू चेक कराओ इदी कोई तार ते नहीं शाट। ये इसी तरह के नारे लगाता रहता है। चाचे 11 बजे तो बाद ਇਹਦਾ नारा निकल जाता है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरी परेशानी ये नहीं कि अभी बिल ज्यादा आ रहे हैं, बल्कि असल परेशानी तो ये है कि गर्मी में अभी और इजाफा होगा। एसी चलेंगे और फिर 4 से 5 महीने तक चलते ही रहेंगे। अल्लाह रहमत करे, एसी ना चलाओ तो मंजी चुक के कोठे ते जाओ। बरादरम फरीद साहब जी अजीजी, आपके साथ आज जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं वो करने से पहले जरा एक ये वीडियो देख लें। ये है जी हमारे बड़े ही प्यारे आर्टिस्ट जनाब याकूब आतिफ बुलबुला साहब। वाह, ये वो इंसान हुए हैं, वो आर्टिस्ट हुए हैं, वो फनकार हुए हैं कि जिन्होंने एक गाना गाया है जिंदगी पूरी में, तो उसी गाने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। बल्कि इस कदर वो गाना लोगों को प्यारा लगा, यही जो वो गा रहे थे, कि इनका नाम ही याकूब आतिफ की बजाय आतिफ बुलबुला पड़ गया। इनको सारी जिंदगी लोग बुलबुला साहब ही कहते रहे। हम तो सुनते चले आए हैं, ये गाना कानों से टकराता रहा है हमेशा से। हाँ, ये परसों रात को इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इंतहाई प्यारे और मेहनती और खुददार आदमी थे। इन्होंने सारी जिंदगी बेचारों ने बड़ी मेहनत की है, हर जगह पहुंचे हैं, वहां पे अपने फन का मुजाहरा किया है, मेहनत की है और रिज़्क़ कमाया अपना। बड़े ही मेहनती आदमी थे और इंसान भी उतने ही प्यारे। चूंकि फंक्शंस वगैरह करते थे इसलिए हमारे साथ मुलाकात उनकी इतनी नहीं थी होती जी। मगर जब भी जिंदगी में कहीं मिले हैं ना जी, बहुत ही प्यार से मिले हैं। ऐसे लगा कि ये हमारे बहुत ज्यादा वाकिफ है। अच्छा, ये गाना बिल्कुल पहचान ही बन गई एक तरीके से जिस जगह पे, और ये एक ही गो के अंदर ऐसे कमाल के साथ गाया। जी सारी जिंदगी एक गाने में दिखा छोड़ी है। और यहाँ पे ये सारे माशाल्लाह, खास तौर पे ये अपना गौरी साहब और थैला साहब म्यूजिक समझते हैं ये लोग। देखें ये उस वक्त रैप किया हुआ है जब रैप का नाम भी किसी को नहीं था पता। बिल्कुल सही। ये रैप आजकल बड़ा इन है ना जी, पूरी दुनिया में गोरे शोरे ये वो सारे रैप कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो कमाल, बड़ा बहुत बड़ा फनकार है जी उसका। आप देखें कि कई साल पहले, 30 साल पहले के ये रैप इन्होंने किया हुआ है और ऐसा किया हुआ है कि वाह कमाल है। क्या बात। कल सर एक छोटा सा इनका एक वाकया मुझे किसी ने बताया कि कैंटीन पर ये गए तो किसी बंदे ने कहा किसी से बोतल पीने आए हो? उन्होंने कहा किसी से मुझे गरीब समझा है, ये जितने भी बैठे हैं सबको मेरी तरफ से बोतल पिलाओ। बड़े बड़े गयूर आदमी थे। मुझे चंद दोस्तों ने भी बताया कि उनकी किसी ने को मदद करनी चाहिए तो उन्होंने माइंड की। हाय यार मुझे काम है तो कोई बताओ। ये क्या बात हुई? और बड़े गैरतमंद और बड़े प्यारे आदमी थे। अल्लाह ताला इनको
जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मुकाम अता फरमाए। और मेरा ख्याल है कि डाक की अगर कोई एक दो चीजें हैं तो वो भी शेयर कर हाँ देते जी, हैं। हाँ जी सर, एक खत है हमें और खत हमें लिखा है हसन महमूद ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी सुरीले खान एंड कंपनी ने बिजली के बिलों पर जो मौसीकी के तड़के लगाए हैं उसमें हमारा दुख भी बराबर का शामिल है। मेरी परेशानी ये नहीं कि अभी बिल ज्यादा आ रहे हैं, बल्कि असल परेशानी तो ये है कि गर्मी में अभी और इजाफा होगा। एसी चलेंगे और फिर 4 से 5 महीने तक चलते ही रहेंगे। अल्लाह रहमत करे, एसी ना चलाओ तो मंजी चुक के कोठे ते जाओ। अब देखो ये जो एसी है, हाँ जी, ये जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया बन है, गया है, बिल्कुल। खास तौर पे गर्मियों में जी। और वो जो हमारे जैसे मिडिल क्लास ये जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी अब एसी के बगैर नहीं सोते। अजीजी, कभी एसी को लग्जरी समझा जाता था, लेकिन आज ये एसी जो है वो जरूरत बन गया है। हाँ जी, अब तो गरीब घरों में भी हाँ जो जी। लोग बेचारे अपनी रोटी पानी मुश्किल से पूरी करते हैं उन्होंने भी एसी लगवाए हो। जी, बहुत कम लोग हैं जहाँ पे एसी नहीं नजर आता। गोगा दे घर वाले ने 2.5 टन दा लोया सिर्फ इन्हें ठंडा करने वास्ते। बात अच्छी यार, घोगा है, सब्जी है जिसको ठंडा करके रखना। देखो आप ये जरूर गौर करते रहा करें कि जब एसी नहीं थे तो गर्मी तो उस वक्त भी पड़ती थी, बिल्कुल सर। और बेपनाह गर्मी इतनी ही पड़ती थी, मगर लोगों ने बगैर पैसों के जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए हुए थे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि छत पे सो जाते थे, खुले सेनों में सोते थे। हाँ जी। असल में नक्शा बदल गया हमारा। ये मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि हमारे जो नक्शा नवीस है ना जी, जो नक्शे बनाते हैं, हमारे आर्किटेक्ट हम हाँ जिसे जी, हम हाँ कहते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस अपनी डाउनलोड की हुई हैं, उसमें से वो पुमाइश डाल के तो कहते हैं जी नक्शा बाहर आ जाता है। अब वो गोरे की बनाई हुई है, गोरे के घर में सेन नहीं है, गोरे के घर में तो छत है, सारी टीवी लॉन्च है। हमने भी अपने सेन को, जो छत खुली वाला होता था, ओपन आसमान वाला होता था, उसको हमने टीवी लॉन्च की शक्ल दे के उसे छत दिया है, जिससे हमारे घरों के अंदर जो है वो गर्मी आ गई है, घुटन आ गई बहुत। है। हाँ जी, जब गोरा इधर आया था तो गोरा जो है वो वेदर के हिसाब से काम करता है। जी, उसने यहाँ जितनी भी बिल्डिंगें बनाई, आप जाकर उनकी छतें देखें, 16-16 फुट 14-14 फुट पे हैं। जी बिल्कुल सर। हमने क्या किया है, हमने छत भी अपनी नीची कर ली, 8 फुट 9 फुट पे ले आए, 7 फुट पे ले आए, जी। उसको डबल स्टोरी कर लिया, उसको सारा छत लिया, फिर रोशनदान खत्म हो गए, सब कुछ खत्म, तो उससे बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई है। कच्ची छतों की जगह पक्की छतें आ गई। हाँ जी, कच्ची छतें होती थी, बाले शाले काने शाने, वो भी हीट नहीं थी उनमें अब भी। तो अजीजी मैं भी एसी ना लगाऊं तो मेरी जिल्द खराब हो जाती है। नहीं, तुम ऐसी लगाओगे भी ना तो जिल्द की तरफ से मोहतात ही रहना, क्योंकि आखिर लोग तुम्हारा चेहरा ही तो देखते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा सर, ये एक मैसेज है और मैसेज है गौरी साहब के लिए। वाह जी वाह, क्या मैसेज है जी। अरसलान अजीज ने मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं कि स्टेज पर तो आप गाना भी गाते हैं, कभी कभी हस्बे हाल के नाजरीन को भी कोई गाना सुना दिया करें। वाह, लो जी, फिर गाना रखने हैं, फरमाइश आ गई है। क्योंकि अब तो टाइम खत्म टाइम होने थोड़ा। वाला है प्रोग्राम का। जी। तो किसी दिन ना महफिल रखते हैं। महफिल नहीं रखते, प्रोग्राम रखते हैं। महफिल रखते हैं, फिर कहेंगे और मैंने रोटी भी खुआओ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महफिल रखते हैं कि फरीद साहब भी लाचा कुर्ता पाएंगे। यानी कितना मजा आएगा कि एक लाचा कुर्ता पहने हुए बंदा उर्दू बोल रहा है। अजीजी, लाचा कुर्ता का उर्दू के साथ क्या ताल्लुक है? यार लाचा कुर्ता असल में तो ये पंजाब के गांव जो हैं इनका पहनावा है। और रख थे अच्छो के तो हाँ जी, इस तरह का लहजा हो तो फिर लाचा कुर्ता सूट करता है, वरना तो आप शहरों में इधर आ जाएं, पंजाब में भी शहरों की तरफ आ जाएं तो लाचा कुर्ता गुम हो जाता है। जाके आप गांव में ही इसका नजारा कर सकते हैं जी। हाँ जी। अगला मैसेज है शमसा हसन का, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कह रही हैं कि फरीद साहब अजीजी के साथ शेर व शायरी का मुकाबला करें,
हमारे अजीजी बैतबाजी का चैंपियन है और इनकी विंग तड़ंगी शायरी का दूर दूर तक कोई मुकाबिल नहीं है। बात अच्छी है, उन समझ नहीं आ रही कि बेटी ने तारीफ की थी या बेइज्जती की थी। जी आपका यानी कोई इनकी मुकाबला नहीं। विंग तड़ंगी शायरी। विंग तड़ंगी बेटे आप तो कह रहे हैं मैं बड़ा शायर हूँ, तो बिंग तिड़ंगी कर रहा देखो ना जरा, और उस बच्ची को विंग तड़ंगी शायरी अच्छी लग रही। नहीं, वो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही कह दिया कि आप अजीजी तुम चैंपियन हो, तो भाई अगर वो चैंपियन है हाँ। मैं तो फेल पहले से ही। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मशहूर मुसन्निफ और दानिश्वर तारिक बलोच सहराई कहते हैं कि इंसानियत तो ये है कि कोई डूब रहा हो और तुम साहिल बन जाओ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।